प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं प्रायोगिक भूगोल कक्षा 12वीं अध्याय फर्स्ट के बारे में। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। क्योंकि कोई भी डाटा एकत्रित किए जाते हैं, चाहे वो प्राथमिक आंकड़े हों या द्वितीयक आंकड़े हों, उसके लिए हमें किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति स्वयं जाकर के फील्ड में एकत्रित करता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करता है, लेकिन द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित और अप्रकाशित रूप से एकत्रित किए जाते हैं। कच्चे आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्या को निर्धारित करना होता है, जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। कच्चे जो आंकड़े हैं उनके वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्या को निर्धारित करना होता है, और इसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, इस तरीके से। या हम लोग 10 के अंतराल में ले, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, इत्यादि इत्यादि। वर्ग अंतराल का चुनाव और वर्गों की संख्या अपरिष्कृत आंकड़ों के परिसर और वर्गीकरण के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। देखिए, इसमें एक तालिका दिखाई गई है जिसमें दिए गए कच्चे आंकड़े, ये जो है 2 से 96 तक हैं। सुविधा के लिए हम आंकड़ों को प्रत्येक वर्ग में 10 इकाइयों के अंतराल के साथ साथ 10 वर्गों में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि। इसमें ये जो तालिका है, इसमें देखिए भूगोल विषय में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिखाए गए हैं। 47, 02, 39, 64, 22, 46, 28, 02, 09, 10, इस तरीके से कुल मिलाकर के 96 जो है 02 से लेकर के और 96 तक। सबसे छोटा है 02, ये देख सकते हैं आप लोग, और सबसे बड़ी संख्या है 96। तो ये दिखाई गए हैं इस तरीके से। अब देखिए, इसमें वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात करें। जब एक बार वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग का जो अंतराल है वो निश्चित कर लिया जाता है कि हमें अंतराल 0 से 10 रखना है, या 0 से 5 रखना है, या 0 से 15 रखना है, जो भी है वो निश्चित कर लिया जाता है, तब कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यह एक प्रचलित विधि है जिसे 4 एंड क्रॉस विधि या मिलान चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 02, तो हमें 2 मिलान चिन्ह बना देंगे। 3 है तो 1 2 3 हो जाएगा। 4 है तो 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे। और यदि 5 है तो 1 2 3 4, और फिर उसको एरो से काट दिया जाएगा। इस तरीके से मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई के लिए जिसके अंतर्गत वो आता है, एक मिलान चिन्ह निर्धारित किया जाता है। और उदाहरण के लिए कच्चे आंकड़ों में पहली संख्या जैसे 47 है, तो 47 40 से 50 के बीच के वर्ग में आती है, तो इसको सारणी 1.5 के तीसरे कॉलम में एक मिलान चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। देखिए, इसमें आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। जैसे 0 से 10 है तो इसमें 02 02 09 06, जो हमने तालिका आप लोगों के लिए ऊपर बताई थी उसमें ये है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिलान चिन्ह हो गए, और व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसी तरीके से जैसे 10 से 20 है तो 10 से 20 में 10 15 18 12 17, ये जो है कच्चे आंकड़े दे रखे हैं। ऊपर हमने जो प्रश्न किया था जिसमें 02 से लेकर के और 96 तक, यानी 2 से लेकर 96 तक के जो आंकड़े दिखाए गए थे, उनमें से ये 10 से 20 में ये वाले आ रहे हैं अंतराल में। तो मिलान चिन्ह में 1 2 3 और 4, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट इधर होता है तो लेफ्ट से राइट की तरफ 5 व्यक्तियों की संख्या हो गई। इसी तरीके से देखिए 20 से 30 में है तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, 5 आ गई। 30 से 40 में है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आ गई, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रॉस करने के बाद में इस तरीके से जो है हम लोग इस तरीके से मिलान चिन्ह आवृत्ति के अनुसार जो है ये बना लिया जाता है। और बनाने के बाद में जो आप लोग देख रहे हैं व्यक्तियों की संख्या, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। इन सबका जो टोटल है आप लोग देख सकते हैं, देखो 4 5 9 5 14
14 7 21 27 10 37 37 8 45 51 51 और 5 51 और 5 56 50 60। तो सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी बारंबारताओं का टोटल है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 60। इस तरीके से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आवृत्ति वितरण की तरफ। आवृत्ति वितरण में देखिए तालिका 105 में हम मात्रात्मक चरों के 25 आंकड़े को वर्गीकृत कर नियमानुसार सामूहिक कर चुके हैं। जैसे मदों की संख्याएं दिखाई गई हैं, इसमें जो 0 से 10 है इसमें फ्रीक्वेंसी है 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, संचयी बारंबारता इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए चतुर्थ कॉलम में दिए गए स्थान यानी आवृत्ति कहलाती है और कॉलम आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करता है। यह स्पष्ट होता है कि एक चर की विभिन्न मदों को कैसे वितरित किया गया है। आवृत्तियों को साधारण और संचयी आवृत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। साधारण आवृत्ति को आप लोग देखते हैं कि कोई भी आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जा रहे हैं तो ये एक साधारण आंकड़ा है। लेकिन यदि अंतराल के बाद एकदम नया अंतराल, उसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर उसमें जोड़ता जाए और अगली संख्या प्राप्त होती जाए, एक निश्चित जो है अंतर होता है, तो वो कहलाता है कि संचयी जो बारंबारता है उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड है। सभी वर्गों की दी गई आवृत्ति की दी गई श्रेणियों में व्यवस्थित अवलोकनों के लिए कुल योग को दर्शाता है। सांख्यिकी में यह कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होता है। जो भी बारंबारताओं का टोटल आता है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग। सिग्मा योग का सिंबल है और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ का मतलब हो गया बारंबारताओं का योग। देखिए सिग्मा एफ के बराबर होता है, इसे सिग्मा एफ इक्वल टू कैपिटल एन, जो हमने अभी देखा था 60 आया है और इस तरह इसको व्यक्त किया गया है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 4 है, 10 से 20 की 5 है, 20 से 30 की 5 है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ गई। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 4 जो है ये एज इट इज आ गया, 4 में 5 जोड़े 9 हो गए, 9 में 5 जोड़े 14 हो गए, 14 में 7 जोड़े 21 हो गए, 21 में 6 जोड़े 27 हो गए, 27 में 10 जोड़े 37 हो गए, 37 में 8 जोड़े 45 हो गए, 45 में 6 जोड़े 51 हो गए, 51 में 5 जोड़े 56 हो गए, 56 में 4 जोड़े तो 60 हो गए। ये हो गया सिग्मा एफ। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है संचयी बारंबारता का जो अंतिम छोर है वही सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं संचयी बारंबारता के बारे में। देखिए संचयी आवृत्ति को CH द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवृत्ति को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा था ना 4 के बाद में 5 जोड़े 9 आ गए, 9 में 6 जोड़े 15 आ गए, 15 में 6 जोड़े 21 आ गए, इस तरीके से हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। उदाहरण के लिए तालिका पहली सामान्य आवृत्ति 4 है, अगली आवृत्ति 5 4 में जोड़ा गया है जिसका योग 9 है। अगली संख्या आवृत्ति इसी प्रकार से प्रत्येक अगली संख्या को जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम संचयी बारंबारता जैसे 60 का नहीं हो पाती है। तो ध्यान देने की बात यह है कि सिग्मा जो कैपिटल एन है यानी सिग्मा एफ के बराबर है या नहीं। बारंबारता का जो अंतिम मान है वो कैपिटल एन यानी सिग्मा एफ के बराबर है तो हमारी संचयी बारंबारता सारणी सही बनी है, वरना गलत बन गई। संचयी आवृत्ति का लाभ यह है कि एक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि 27 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 50 से नीचे हैं और 60 व्यक्तियों में से 45 व्यक्तियों के प्राप्तांक जो है 70 से नीचे हैं। प्रत्येक सामान्य आवृत्ति इसके समूह अथवा वर्ग से संबंधित होती है। समूहों या वर्गों को तैयार करने के लिए अपवर्ती अथवा समावेशी विधि प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए अपवर्ती विधि क्या होती है। अपवर्ती विधि के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि तालिका 1.6 में सबसे पहले कॉलम में 2 संख्या दर्शाई गई है। ध्यान दें कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा जैसी है। उदाहरण के लिए एक वर्ग जैसे 20 से 30 है तो उच्च सीमा जो है इसकी 30 है, उच्चतम सीमा 30 है, निम्नतम 20 है। जो अगले वाले वर्ग के 30 से 40 की जो है निम्नतम सीमा के बराबर है, इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा दोनों बराबर है। उसकी भी उच्च सीमा 30 है, इसकी निम्न सीमा 30 है। 30 दोनों वर्गों में प्रदर्शित है, लेकिन कोई भी अवलोकन
जिसका मूल्य 30 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें निम्न सीमा प्राप्त है, और यह उस वर्ग से निकालकर दिया जाता है जिसमें यह उच्च सीमा 20 से 30 पर है। इसीलिए इस विधि को अपवर्ती विधि कहते हैं। अपवर्ती मतलब पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है निम्न सीमा को प्रायोरिटी दी जाती है। अब आप जान सकते हैं कि सभी सीमा के मूल्य कहां जाएंगे। तो देखिए 0 और 10 से नीचे है 20, 10 और 20 से नीचे 20 30 से नीचे 30 40 से नीचे 40 50 से नीचे 50 60 से नीचे 60 और 70 से नीचे 70 और 80 से नीचे 80 और 90 से नीचे 90 और 100 से नीचे। इस तरीके से जो है इसको इस तरह के समूहीकरण में श्रेणी का विस्तार 10 इकाइयों तक होता है। उदाहरण के लिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 तक संख्याएं तीसरे वर्ग में आती हैं। जैसे समावेशी विधि की यदि हम बात करें तो इस विधि में एक मूल्य जो वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य के समान होता है उसे उसी वर्ग में रखा जाता है। जैसे लोग इसमें आगे इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे समावेशी विधि को। इस विधि में वर्गों को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि तालिका 1.7 जो दिखाई गई है 1.6 के बाद में 1.7 आगे उसमें इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। साधारणतः वर्ग की उच्चतम सीमा में अगले वर्ग की निम्न सीमा से एक अंतर होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि में वर्ग की विस्तार जो है 10 इकाइयों तक होता है। उदाहरण के लिए 50 से 59 का वर्ग 10 मानो 50 51 53 54 से लेकर 59 तक समावेश करता है। इस विधि में उच्च और निम्न दोनों सीमाएं आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समाविष्ट की जाती है। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे ये वर्ग है और ये फ्रीक्वेंसी है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए 0 से 9 वर्ग है, इसकी बात करता है 4, तो ये आ गई 10 से 19 मतलब 9 के बाद 10 आएगा तो 10 से 19 सब में आप लोग देखेंगे 9 का ही अंतर है। 4 में ये 4 एवरेज आ गया, 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 5 जोड़े 14 में 7 जोड़े 21 में 6 जोड़े 27 में 10 जोड़े 37 में 8 जोड़े 45 में 6 जोड़े 51 में 5 जोड़े 56 में 4 जोड़े 60 टोटल इसके बराबर आ गया। तो 90 से लेकर के 99 की बात कर रहे हैं तो 90 के बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 1 90। तो ये जो है इन सभी में समाविष्ट हो रहा है 10 का जो अंतराल है वो। अब देखिए आवृत्ति बहुभुज जो है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आवृत्ति वितरण का ग्राफ आवृत्ति बहुभुज के नाम से जाना जाता है। यह 2 या 2 से अधिक आवृत्ति वितरण की तुलना में सहायता करता है। 2 आवृत्ति को दंडारेख रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आप लोग जैसे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। x एक्सिस जो है वो लेटा हुआ है इस तरीके से, ये विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग जो है दिखाए गए हैं दंडारेख में। ऊपर विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है इस तरीके से। तो विद्यार्थियों की संख्या दर और विद्यार्थियों की संख्या में जो अंतराल है वो उधर दिखाया गया है। आवृत्ति वितरण ग्राफ आवृत्ति बहुभुज के नाम से जाना जाता है। यह 2 या 2 से अधिक आवृत्ति वितरण की तुलना में सहायता करता है। 2 आवृत्ति को दंडारेख और रेखा चित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखिए ओ जाए जब आवृत्ति को जोड़ दिया जाता है उन्हें संचयी आवृत्ति कहा जाता है। जब बारंबारता को जोड़ दिया जाता है, जैसे 4 में 5 जोड़े 9 में 5 जोड़े 14 में 6 जोड़े 20 इस तरीके से अगर हम जोड़ते आ रहे हैं तो उन्हें संचयी आवृत्ति कहा जाता है। और जिस सारणी में सूचीबद्ध किए जाते हैं उसे संचयी आवृत्ति सारणी कहते हैं। संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त एक वेक्टर को ओजाइव कहते हैं, जिसका उच्चारण ओजाइव है। इसका निर्माण या तो कमतर विधि या अधिकतर विधि से करते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे 0 से 10 है तो ये 4 तक जा रहा है। अगला वाला है 10 से 20 तो ये जो है 5 तक जा रहा है। 20 से 30 है, इसकी भी बारंबारता 5 है। 30 से 40 की बारंबारता जो है 7 है। 40 से 50 की बारंबारता 6 है। 50 से 60 की बारंबारता जैसे सपोज कीजिए पूरी 10 है। 60 से 70 की जो है आपकी 8 है। 70 से 80 की है ये मान लीजिए 6 है। 80 से 90 की है ये जो है 5 है। और सॉरी 4 है, 5 है और 90 से 100 की है ये 4 है। इस तरीके से तो टोटल मिलाकर के ये कि इनका हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसका जो वर्ग अंतराल है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसकी बारंबारता कितनी है, उसी से जो है ओजाइव वक्र प्रदर्शित होगा।
संचयी बारंबारता उसमें जुड़ती जाएगी तो वो वक्र जो है वो ओजायब कहते हैं, क्योंकि आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को संचयी आवृत्ति सारणी के रूप में जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका निर्माण या तो कमतर विधि या फिर अधिकतर विधि से करते हैं। देखिए कमतर विधि में हम श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्ति को जोड़ते चले जाते हैं। जब इन आवृत्तियों को अंकित किया जाता है तो हमें एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है जिसे तालिका में दिखाया गया है। अधिकतर विधि में हम वर्गों की निम्न सीमा से शुरू करते हैं, निम्न सीमा होती है उससे आगे की ओर संचयी आवृत्ति से प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं। जब ये आवृत्तियां अंकित की जाती हैं तब हमें गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कमतर हो जाए और अधिकतर हो जाए की तुलना चित्र प्राप्त करने के लिए ऊपर दोनों चित्रों को 1.5 1.6 का जो संयोजन करके हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए ये कमतर विधि देखिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम आएगा इसमें। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है। अब इसमें जो प्राप्तांक है वो कम 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से 60 से 70 से 80 से 90 से 100 से कम। ऊपर की तरफ जो संचयी बारंबारता दिखाई दी है आप लोग देख सकते हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसमें मैक्सिमम जो है 60 है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 70 लेगी। अब 0 से 10 में आप लोग देख रहे हैं 4 है तो ये 4 यहाँ पे आएगी। अब फिर 20 से कम में कितनी है 9 है जो 10 से थोड़ा सा नीचे लेगी। 30 से कम है इसमें 14 है यानी 10 और 20 के लगभग बीच में थोड़ी सी कम, 15 से थोड़ी सी नीचे। इस तरीके से पूरी से कम तो कमतर विधि इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इसे कमतर हो जाए बोलते हैं। इसमें कम से अधिक की ओर जो है हम लोग प्रदर्शित होता है वक्र, आसानी से समझ सकते हैं। और ऊपर वाले में क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है वक्र देखिए इस तरीके से। इसमें से अधिक, 10 से अधिक, 0 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से इस तरीके से 90 से अधिक। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अधिकतर विधि में हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा से कम की ओर चलते हैं। तो 0 से 60, 0 से अधिक है मतलब 60, तो इसमें जो आवृत्ति है वो 60 पे है। अब 60 से नीचे की ओर गिरेगी तो इसमें जो ओजायब वक्र है वो गिरता हुआ दिखता है नीचे की ओर। जैसे 10 से अधिक तो 56 है, तो 50 और 60 के बीच में थोड़ा सा इधर 56 आ गया। और 20 से अधिक है, देखो 20 से अधिक है, ये 20 से अधिक है, तो 20 से अधिक में कितना है 20 से अधिक में जो है 51 है, तो 51 कहाँ पे जा रहा है ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये 20 से अधिक में 51, 20 से अधिक 51। इस तरीके से जो है अधिकतर विधि में अधिकतम से न्यूनतम चलता है, कमतर विधि में कम से अधिक की ओर चलता है। देखो जो नाम है अधिकतर विधि तो अधिक से कम की ओर वक्र नीचे गिरेगा, कमतर विधि है तो कम से ज्यादा की ओर आगे बढ़ेगा। इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये है अधिकतर हो जाए। अब देखिए कमतर और अधिकतर हो जाए एक साथ दिखाएंगे, कमतर है और ये अधिकतर है। एक में तो कम से ज्यादा की ओर चल रहा है, एक में अधिक से कम की ओर चल रहा है। प्राप्तांक वही है तो इनको एक बार अधिकतर वाला हो गया, ये कमतर वाला हो गया, दोनों को एक साथ जो है दिखा दिया है कमतर और अधिकतर को। तो इसमें कमतर में कम से ज्यादा की ओर, अधिकतर में अधिक से कम की ओर, दोनों वक्रों को एक एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आराम से जो है हम लोग इनको देख सकते हैं। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बहुत आसान है, आसानी के साथ इसको हम लोग समझ सकते हैं। कमतर और अधिकतर उजायब को एक साथ, कोई भी वक्र होता है वो उजायब है, कमतर है तो कमतर हो जाए, अधिकतर है तो अधिकतर हो जाए, बहुत आसान है। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न इसमें दिखाए गए हैं। देखिए इसमें जैसे भूगोल की 35 विद्यार्थियों की कक्षा में निम्नलिखित अंक 10 अंक के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए हैं, ये प्राप्त किए गए हैं। अब इनको संचयी आवृत्ति के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो बहुत आसान है, पहले हम लोग देख लेंगे कि 1 कितनी बार, 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, उससे उनकी बारंबारता आ गई, संचयी बारंबारता हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और इसको हम लोग वर्ग अंतराल में, सबसे बड़ा जो अंतराल है 10 यूनिट के अंक हैं, तो इनको हम बड़े आसानी के साथ में जो है इसकी
सजीव बारंबारता बना करके और इसके कमतर और अधिकतर जो है ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में कल फिर जो है हाजिर हो रहा हूँ। तो आप लोग क्लास लेते रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अगली क्लास आप लोग जरूर लें। प्रैक्टिकल भूगोल की जो क्लास है कक्षा 12वीं की राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पैटर्न है उस पर आधारित जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनका समाधान आप लोगों के बीच में इसी तरीके से किया जाएगा। आप लोग इसको समझें, बार बार अभ्यास करें। तो नई क्लास के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।